अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके साथ जुडिशल पैकेज के अहम नुकात शेयर किए थे। अब आज लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने नेशनल असम्बली में जो तकरीर की और जो मेन फीचर जुडिशल पैकेज के बताए, तो फिर वो बिल्कुल वही हैं जो आपके साथ शेयर हुए हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट का इफ़ेक्टिव रोल जजेस की अपॉइंटमेंट में रखा है, इसको बहाल किया है। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमने आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। और तीसरा वो कहते हैं जजेस की अकाउंटेबिलिटी। तो ये वो कहते हैं कि जी हम बैलेंस ला रहे हैं। बेसिकली सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक यानी इनका बड़ा अच्छा अलायंस रहा। और माजी में हम कहते रहे कि अदलिया जो है वो बी टीम रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर हो तो गो के अदलिया बहाल हुई वकला तहरीक से, लेकिन उस वक्त भी बज़ाहिर ये लगा कि जो जनरल कियानी का फ़ोन था जिसकी वजह से जज बहाल हुई, तो वो आपको 2009 और 13 में नज़र आ रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया थी वो कम अज़ कम जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उनके हवाले से एक पेज पे नज़र आई। और आपने देखा कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में 2009 से 13 हुआ पार्लियामेंट के साथ या एग्जेक्टिव के साथ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। और अब जो नॉन लीग बहुत ज़्यादा जो जुडिशल में कह रही है, जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रही है, उस वक्त क्योंकि इफ्तिखार चौधरी जो है और नॉन लीग एक पेज पे थे हर मामले में और क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब टफ टाइम जो है वो पीपल्स पार्टी को दे रहे थे, नून लीग को सूट कर रहा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बरखिलाफ 18वीं तरमीम में उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुखालफत की और कहा कि जज बहाल हो गए हैं, अब जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो ये बड़ा वाज़ेह था। और जो अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अदलिया ने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ तो 2011-12 में ज़्यादा टाइम ही कोर्ट रूम नंबर 1 में स्पेंड करते थे। एनर्जी वार चल रही थी, कभी जो है वो रेंटल पावर का केस ख्वाजा आसिफ लेके आ रहे हैं, कभी LNG का केस ला रहे हैं, कभी कोई केयर टेकर की अपॉइंटमेंट चैलेंज कर रहे हैं। तो उस वक्त जो इफ्तिखार चौधरी साहब और नून लीग का काफ़ी अच्छा एक तलक रहा और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलता था। ख्वाजा आसिफ वकील होते थे और रेंटल पावर के हवाले से जब भी इफ्तिखार चौधरी साहब जब केस सुन रहे होते थे कि जी आज फ़लाँ जो है वो पावर प्लांट ने कितनी बिजली बनाई, तो वहाँ वो कहते थे कि जी ख्वाजा साहब ज़रा बताएं चेक करके कि फ़लाँ रेंटल जो पावर है पावर प्लांट उसने कितनी बिजली बनाई। तो उस वक्त इनको वो अदलिया सूट कर रही थी बिल्कुल वाज़े तौर पे। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि PTI को भी साकिब निसार वाली अदलिया पसंद रही, क्योंकि साकिब निसार और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और PTI एक पेज पे थे और नून लीग को रगड़ा लग रहा था। अब जो है क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें PTI को मुश्किलात हैं, क्योंकि उनकी काजी फैसा और PTI के जो है मिसट्रस्ट बड़ा वाज़े है। ना काजी फैसा साहब कोई मौका गंवाते हैं कि जिसमें PTI और इमरान खान को जो है वो फकी दी जाए या टफ टाइम उनको दिया जाए। दूसरी तरफ ना जो है वो PTI वाले काजी साहब के ख़िलाफ़ बात करने से वो भी गुरेज नहीं कर रहे। चाहे वो आप पूरा 13 जनवरी के बाद पूरा टिनोर अगर काजी फैसा साहब का देखें और PTI के हवाले से उनकी जो अप्रोच है वो उसी जगह खड़े हैं जहां इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी के हवाले से, साकिब निसार नून के हवाले से, बल्कि उससे 2 कदम आगे इफ्तिखार काजी फैसा साहब गए हैं। और उन्होंने जितना अपने आप को नुकसान मैं समझता हूँ पहुँचाया, इतना शायद ही किसी और ने पहुँचाया। पर्सनल जो है वो ग्रजेस से मेरा ख्याल है कि जजेस को अबव होना चाहिए। अगर जो है वो माजी में इमरान खान के लिए भी ये रहा कि इमरान खान को कभी कोई फ़ैन जजेस मिले जो उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, उनको रिलीफ भी मिलते थे, और कभी उनको ऐसा जज मिले जो उनकी शक्ल भी देखना ना चाह रहे हो। तो ये बैलेंस तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मसला क्या है? मसला जो जुडिशल रिफॉर्म की बात हो रही है, अब तो आपने देखा होगा कि क्यों ये बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी में एक तबका जो है वो जो मुक़्तदर हल्कों की बात नहीं सुन रहा। मुक़्तदर हल्कों की एक पॉलिसी है टुवर्ड PTI, और PTI के हवाले से वो चाह रहे हैं कि अदलिया और वो एक पेज पे रहे। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आप देखते हैं 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं वो
कम अज़ कम वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं जी इंटरफेरेंस है, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसा और मौजूदा निज़ाम की क्योंकि वो गारंटी हैं या जो भी, और वो इस चीज़ से नाला हैं 6 जजेस के ख़त पे, और उन्होंने कभी कोई उनको इंडोर्स नहीं किया। और आप देखते हैं कि 6 जजेस के ख़त अगर ये ना होता तो ये जो जुडिशल रिफॉर्म पैकेज है मे बी ये मार्च अप्रैल में आ जाता। मसला सबको मालूम है कि ये उमर अता बंदयाल के दौर में ही चीज़ें शुरू हो गई थी, जब जो है वो जो उमर अता बंदयाल साहब थे वो पीटीआई को रिलीफ देना चाह रहे थे या देने की कोशिश करते थे, तो एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं थी, और नून लीग और पीडीएम की पार्लियामेंट, पीडीएम की जो हुकूमत थी वो और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे। अब जो पार्लियामेंट है उसको जो है वो इस्तेमाल आप कहें या जो भी, ये कोई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात नहीं हो रही। सबको मालूम है कि इस वक्त जो जजेज़ हैं जैसे मंसूर अली शाह जैसे या जो जजेस जिनके हवाले से बात हो रही है कि अलिया ने उनकी पावर इनक्रोच की है, वो उन जजेस से नाला कौन है, उनका मसला क्या है। एक तो मसला ये है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जो डिफेक्टो रजीम आप कहें चल रही है जो भी, उस पर बड़े सवालात हैं। फॉर्म 45, 47 का मामला है, उसकी गारंटी चाहिए। अब इंडिपेंडेंट जज तो कम से कम ये चीज़ नहीं करेगा। अब मलिक शहजाद साहब ने जो ट्रिब्यूनल पंजाब में बनाए, वो अगर काम करेंगे तो ये सिस्टम तो नहीं चल सकता ना। सिस्टम तो ऐसा जज चाहिए जो सिस्टम को गारंटी दे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट जज जो है वो किसी को पसंद नहीं है, ना हुकूमत को पसंद है, ना एस्टैब्लिशमेंट को पसंद है, ना पीटीआई को में भी पसंद होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माजी में यही रहा है कि एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस रहे हैं, जजेस रहे हैं, या वो प्रो पीटीआई रहे हैं, प्रो नून रहे हैं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बीच में बन जाते हैं कुछ। वो भी मुनासिब नहीं है कि भाई, अब जिस तरह काई साहब 2019 के बाद हम देखते थे कि हर एस्टैब्लिशमेंट का नाम आता था तो जो गुस्सा उनके होता था और जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो हम भी यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो भी मुनासिब चीज़ नहीं थी। लेकिन ये था कि जी बैलेंस आएगा। लेकिन काई साहब ने देखा कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से ना पंगा लिया जाए, और पीटीआई के साथ जो है वो जो कुछ भी 13 जनवरी के बाद रिकाउंटिंग और जो भी फैसले आए वो आपके सामने है, जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने चलाई हैं। तो अब जो मसला आ रहा है कि जी पार्लियामेंट को मजबूत करें, जी बिल्कुल पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट का इफेक्टिव रोल होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट वो जो पीपल मैंडेट वाली पार्लियामेंट हो जिसका और वो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में अब मेचोरिटी पार्लियामेंटेरियन में भी आनी चाहिए कि एक बैलेंस रखें। वो जो ये बात अब एक अप्रिहेंशन जजेस के कैंप या वो जो जजेस को समझते हैं कि जुडिशरी पे अटैक है, वो कहते हैं ये पार्लियामेंट की मजबूती नहीं है, ये मुख्तदर हल्के जो है वो चाह रहे हैं अपनी सुप्रीमेसी टू वर्ल्ड जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी के पास डिजोरो बड़ी पावर है। अब 184(3) ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट की पावर ख़त्म, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो बताया जा रहा है, ये पहला चीफ जस्टिस जो है वो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या सर्विंग होगा, और 68 साल तक वो काम कर सकता है, और हुकूमत उसको अपॉइंट करेगी। अब हुकूमत किसको अपॉइंट करेगी? हुकूमत के रिटायर्ड जजेस भी, हर जज पीटीआई के अपने रिटायर्ड जजेस हैं, हुकूमत के अपने, कौन से जज को वो अपॉइंट करेंगे? और फिर वो जो दूसरे जज हैं, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को 7-8 जज बना देंगे। अब वो 7-8 जज जो हैं वो पहली दफ़ा बताया जा रहा है कि वो अपॉइंट होंगे जो वो जो बाद जो जजेस हैं वो हुकूमत और जो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो बनाएगा। फिर उसके बाद आया कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस आगे के लिए वो नेशनल असम्बली की कमेटी बनाएगी। अब इस वक्त हालात ये हैं कि चाहे वो आपने देखा बाबर सत्तार की मुखालफत कौन कर रहा था, पीटीआई के ज़रिए करवाई गई। काजी फैसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस कौन पीछे था, करवाया पीटीआई से कराया गया। शौकत सदीकी को फारिग करना हो तो वो भी आपके सामने है किस तरीके से हुआ। अब जो 6 जजेस के ख़त पे मामले में नून लीग ये जो बढ़ चढ़ के इस वक्त नून लीग के यानी जो मीडिया सेल है या जो भी कर रहा है, लेकिन पीछे सबको पता है कि 6 जजेस से मसला क्या है। तो उस चीज़ को भी इदराक करना चाहिए कि 6 जजेस का मसला जो ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, कोई जज भी जो स्टेटस को नहीं छेड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट को नहीं छेड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होगा। ये काजी फैसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्यों आया?
काजी फैसल साहब को सब मालूम है कि जी उन्होंने प्रेसिडेंशियल फैज़ाबाद धरना की जजमेंट दी। अब 6 जजेस के हवाले से जो ये चीज़ें आई हैं, ये क्यों आई हैं? काजी फैसल साहब खुद बता दें ये क्यों आई हैं, उनके और इनके मामले में फ़र्क क्या है। तो ये जो मामला है ना कि जी जजेस अकाउंटेबिलिटी में कहा था कि सोर्स रिपोर्ट पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। जजेस की परफॉर्मेंस की बात हुई कि जी वो जुडिशल कमीशन एवेलुएट करेगा, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ये तो नहीं होना चाहिए ना कि वो जज जो किसी के फैसले की बुनियाद पे उसको जो है वो उसको फारिग किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के टाइमिंग पे जो भी बात हो रही है वो भी हो सकती है टाइमिंग। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक अदालत बनाना और सुप्रीम कोर्ट की पावर को ख़त्म कर देना और कह देना कि 199 के तहत 99 के तहत आर्टिकल जो हाई कोर्ट के फैसले हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज होंगे। 184(3) के सारे केस ट्रांसफ़र होके जो है वो चले जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हुकूमत लगाएगी, और 3 साल के लिए। तो 3 साल तो फिर समझ आ गई ना, किसी हुकूमत को किसी पार्टी को बैन करना है वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दी जाएगी। या तो ये होता कि जी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 5 जज हैं वो सारे उधर चले जाएँ, वो तो बात है। दूसरा मामला है काजी फैसल साहब का। काजी फैसल साहब ने जो कंडक्ट अपना 1 साल में किया, उनकी और PTI में इतना इख्लाफ हो गया। साकिब निसार ने नून लीग के साथ किया तो हमने उस वक्त भी बात की कि को बैलेंस होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए कि चीफ जस्टिस और एक पार्टी का क्लैश शुरू हो जाए। इफ्तिखार चौधरी और पीपल्स पार्टी का क्लैश वो भी मुनासिब नहीं था। अब जो है काजी फैसल साहब ने जिस तरीके से चीज़ें चलाई हैं, मे भी उनसे एक तबका खुश हो, हुकूमत खुश हो, लेकिन मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल तरीका यही है कि इन हालात में जो उन्होंने फैसले दिए वो उनका रहना, यही समझे कि एक लार्जेस्ट पार्टी को जो है वो उस पर पूरा वो मिसट्रस्ट होगा और वो फिर रिफॉर्म नहीं होगी। अच्छी बात है कि जी अब एक कमेटी बनी है और कमेटी में फैसला हुआ है कि जी वो रिफॉर्म लाएगी, इसके यानी इसमें सजेशन दी जाएंगी। और इवन नवीद कमर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उन्होंने कहा जी ये जो ड्राफ्ट चल रहा है इस पर हमें भी एतराज़ होंगे और जिस तरीके से किया गया वो भी मुनासिब नहीं है, हमें मुशावरत कंसेंसस बनाना होगा। और PTI को भी मेरा ख्याल है सजेशन देनी चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बननी है तो क्या, अब पीपल्स पार्टी का ये है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये चीज़ थी और उसमें देखें वो बिल्कुल था। माजी में जब इस्टेब्लिशमेंट B टीम रही है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात। अब जो जजेस का मसला है, जैसे मंसूर अली शाह या इन जजेस जो 12 जुलाई में फैसला दिया, इन्होंने तो जो है वो स्टेटस को के बरखिलाफ फैसला दिया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना। हुकूमत की सारी मूव एक है कि अपने आप को बचाना और इंडिपेंडेंट जजेस का ठिकाना लगाना। ये अगर ये परसेप्शन है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, ये मामला है। तो अब देखना है कि हुकूमत जो मौलाना फजल रहमान और PTI है वो क्या सजेशन देगी कि ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो, और सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को जाता है। ये जो मर्जी हो, हुकूमत जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग और जल्दी करवाना चाह रही थी छुट्टी में, ये मौलाना फजल रहमान अगर रजिस्ट ना करते तो ये सारा कुछ हो चुका होता। अब मौलाना फजल रहमान ने क्यों रजिस्ट किया, इस पे हर एक कोई अपनी अपनी बात कर सकता है, हुकूमत अपनी बात करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम तक उन्होंने बड़ा एक बहुत ही अच्छे पार्टीशन वाला रोल अदा किया है। और अब ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि पार्लियामेंट के अंदर चलें, हुकूमत को जो ड्राफ्ट है इस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला एक और है, वो ये है कि क्या जो मौजूदा पार्लियामेंट जो मैंडेट है, जिस तरीके से ये बनी है, फिर इलेक्शन कमीशन सारा कुछ, इसका क्या करेंगे, इसको किधर लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या अगर जो वो इस मौजूदा सिस्टम को चलने दे, फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर चलते रहेंगे। मसला तो यही है ना कि जी कहीं जैसे मंसूर अली शाह आ गए और इंडिपेंडेंटली ट्रिब्यूनल एक्ट किए तो फिर मसला ना हो जाए, ये भी मसला है। तो खैर मेरा ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो भी उनका मामला हो, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को डील किया, सारा नज़ला ऐसा लगा कि ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट इनसे करवा रही है, ये खुद नहीं करना चाह रहे। अब आज जो बातें हुई इसमें ये इन्होंने ओनरशिप ली है, लेकिन अच्छी बात है अगर ओनरशिप आपने ली है तो आप डिबेट शुरू करवाएं। पार्लियामेंट जो स्पेशल कमेटी बनी है वहाँ डिस्कशन हो एक क्लास पे, और वहाँ उस पर बात हो कि क्या हो सकता है किस तरीके से। लेकिन ये हो कि जी जो काजी फैसल को हुकूमत चाह रही है हर हाल में रखना, ये मुनासिब नहीं है। और अगर PTI चाह रही है कि जो वो कोई किसी वो उनका मनपसंद चीफ जैसे शख्सियात से हट के
इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं क्या इस पे डिबेट होती है। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 8 या जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको हेड कर रहे हैं, या उनको इंटरनल भी चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल भी चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस उनके लिए भी है कि काजी फैसल साहब बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़े। काजी फैसल साहब हुकूमत समझती है कि उनके साथ खड़े हैं। अब एक क्लैरिफिकेशन डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से आई है कि जी जो क्लैरिफिकेशन आई थी इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन पे, उस पर कहा गया है जी ना कॉल लिस्ट जारी हुई, ना नोटिस हुई है, और वो आर्डर जो है वो हमें 8 बजे तक रिसीव नहीं हुआ ऑफिस को और वेबसाइट पे चढ़ गया। तो ये क्या मतलब है? कौन इन जजेस को जो वो डिफीट करवाना चाह रहा है? देखें, इस वक्त अगर मामला इन जजेस का और इस्टेब्लिशमेंट की अगर कहें लड़ाई है, या इंडिपेंडेंट जजेस की और हुकूमत का मामला है, तो इसमें काजी फैसल साहब कहाँ खड़े हैं? वो सबको सामने नज़र आ रहा है। तो ये आसान नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत मूव कर रही है उनको भी पता है कि काजी फैसल नहीं होंगे तो उनकी मूव कामयाब नहीं होगी। काजी फैसल होंगे, जुडिशरी तकसीम होगी, तो तब ये बात। अब काजी फैसल साहब आपके सामने है जो रोल वो प्ले कर रहे हैं। अब दूसरा मामला है कि 6 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो ड्राफ्ट भी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, लोगों को मिला भी है कुछ, वो उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और रिस्ट्रेनिंग आर्डर की दरख्वास्त दी कि ये प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इस को सस्पेंड किया जाए, जुडिशल पैकेज को रोका जाए। क्योंकि कुछ लोग, कुछ वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अतवार वाले दिन ही हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट की पावर तो ख़त्म हो जाती ना। ये उसी वक्त सदर नोटिफाई कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को टेकअप भी करती 184 का। तो कहते जी आपका तो इख्तियार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हो गई। ये मामला बड़ा सीरियस है कि रिस्ट्रेनिंग आर्डर पहले हो सकता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर रिस्ट्रेनिंग आर्डर होगा फिर 2/3 आ जाएगी। देखें, पार्लिमान अपना असर्ट किया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ सेनेटी प्रवेल हो, जो हुकूमत को खदशात हैं वो भी बात करें, लेकिन इस तरीके से जो है वो जो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करना ये मुनासिब नहीं है। तो अब ये है कि रिस्ट्रेनिंग आर्डर के लिए 6 उन्होंने जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप से तलक है, उन्होंने रजू किया है और उनका यही है कि सीलियंट फीचर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और ये जो प्रपोज जुडिशल पैकेज है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर ख़त्म हो जाएगी, ट्रैकेटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है। देखिए, इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया का अपना अपना रोल है, लेकिन इंतज़ामिया और मुकन्ना जो है वो इतनी मजबूत हो। अब परसेप्शन ये है कि दोनों पे, मुकन्ना पे भी और इंतज़ामिया पे, वो ये है कि इनको तो जिन्होंने लाए हैं वो असल में मजबूत होना चाह रहे हैं। ये परसेप्शन मुनासिब नहीं है, इसको खात्मा ज़रूरी है। जजेस को भी ये है कि ठीक है जी, अगर ये पार्लियामेंट ऑन इज ओन करे तो फिर तो बात बनती है, लेकिन इससे जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को पार्लियामेंट का नाम लेके करना है तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो अब ये जो रिस्ट्रेनिंग आर्डर के लिए अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट से, मेरा ख्याल है कि ये अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। लेकिन मसला ये है काजी फैसल साहब क्या साथ देंगे, तो वो चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि हुकूमत ने जो 68 साल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की रखे हैं और 3 साल का टेन्योर यानी उनको मिल सकता है, तो वो तो मौजूदा निज़ाम में मेरा नहीं ख्याल कि वो, एक तो उनका ये है कि अपने लिए, फिर उनकी मौजूदा जजेस के साथ जो क्लैश है, बज़ाहिर उनकी जो नेचर है वो भी ये भी होगा कि मैं नहीं तो फिर ये भी नहीं। एक ये भी एक जो आरा मुख्तलिफ वकीलों में आती है कि ये आरा ये भी नहीं होना चाहिए कि जी जो इस वक्त क्लैश पर्सनल हो चुका है। तो लेकिन असल मामला है वो इंस्टीट्यूशन को, कैसे इंस्टीट्यूशन को बचाया जाए। तो अब ये जो पटिशन दायर हुई है और भी कई पटिशन होंगी इस हवाले से, ये कैसे फिक्स होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फ़िलहाल है, अगर कमेटी के 2 मेंबरान कह देते हैं कि जी बेंच बन के ये केस लगे, काजी फैसल साहब नहीं मानते, तो क्या ये केस लगेगा, और केस लगेगा तो फिर क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास होगा ये, और रिस्ट्रेनिंग आर्डर पे कितना होगा, ये भी एक मामला है। और उस पर हुकूमत क्या पता उस पर और ववेला शुरू कर दे, देखें जी ये फिर ओवर स्टेप हो गया, हमने कुछ चीज़ शुरू ही नहीं की, हम तो डिबेट अभी करवा रहे हैं, स्पेशल कमेटी बनी है। लेकिन जो हफ्ता इतवार को किया है हुकूमत ने, ये नाकाम हुई है, लेकिन पूरा प्लान था जुडिशरी पे अटैक का,
इस पूरे एलिमिनेट करने का था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर को करना और ये मामला। तो ये जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक्सप्लेन किया, मेरा ख्याल है कि ये बातें, इस पे सेमिनार डिबेट, ये मसवदा चला जाता, महीना दो इस पे डिबेट होती, ज़्यादा बातें अच्छी तरीके से हो सकती थी। ये हफ्तावार को फिर वो MNA जो 6 आगे पीछे अगवा हैं या जो भी, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि इधर ही वो वोट के लिए किसी दिन आ जाएंगे या कल आए हुए थे, उनको रखा गया था, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ खबरें वो चल रही हैं, तो ये कोई फिर इसकी क्या, अगर आपने सारा कुछ करना है निज़ाम की, यानी इसके लिए मुल्की में जुडिशल रिफॉर्म करने, तो फिर MNAs को आप कोर्सिव एक्शन से तो नहीं, फिर वोट दे के फिर क्या, अब आपने अच्छा काम भी अगर आपने करना है तो गलत तरीके से करेंगे तो उसको कौन अप्रिशिएट करेगा। तो खैर मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनको जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो कैसे डील करते हैं। काजी फैसल साहब अब क्या इसी तरह ही मौजूदा सूरत हाल में रहते हैं कायम, या थोड़े पीछे हटते हैं, लेकिन वो हटने वाले नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल, मेरी समझ में उनको अगर कोई कहे भी तो मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त जो चीज़ें चल चुकी हैं वो पीछे हटेंगे। तो दूसरा एक्सटर्नल चैलेंजेस, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि निकम्मी हुकूमत है, इसने कुछ नहीं किया और सारा नज़ला जो है वो नून लीग पे गिरा दिया। तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में नून लीग को भी अंदाज़ा है कि अब इस वक्त जो भी है, जितने भी सुपीरियर जुडिशरी के जज हैं, सारा नज़ला नून लीग और आज़म नज़ीर तारड़ पे आ रहा है कि जी ये ऐसा लग रहा है कि वो सारा कुछ कर रहे हैं जजेस के ख़िलाफ़। तो ये मेरा ख्याल है कि नून लीग को भी देखना है कि वो किस हद तक जीते जा सकते हैं। अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, कि भाई हम जो ये कर रहे हैं सारा कुछ हम पे, जैसे कि माजी में जो है वो शरीफुद्दीन पिज़ादा या उन पे होता था कि जी जो करवा रहे हैं, फिर वो या तो वो फैसल वाडा ने तो सारी कह दिया कि निकम्मी हुकूमत है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। और ये जब निकम्मी होगी तो फिर उन्होंने तो ये कह दिया। मेरे ख्याल में निकम्मी, ये अगर हुकूमत ने इस पर स्पेशल कमेटी बनाई है, डिस्कशन शुरू हो गई है, तो अच्छी बात है, खुशाइंद है। और PTI को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन PTI का मसला ये है, वो कहते हैं जी ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इसमें हम कैसे बैठे, इनको लेजिटिमेट करने वाली बात है। अब इसमें वो देखते हैं कि उन हालात में वो कैसे चलते हैं। लेकिन जो भी है, इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों को नोटिफाई किया है, जब तक ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आता तो वो उनको आपको मानना पड़ेगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।